नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में दिल्ली सल्तनत का तथ्यात्मक विश्लेषण नामक जो सीरीज चल रही है, तो जो पिछला एपिसोड निकला उसके अंतर्गत आप लोगों ने दिल्ली के प्रमुख 5 राजवंशों की कहानी को या उनके शासनकाल वगैरह को आपने देखा था कि आदि तुर्क वंश, जिसको मामलुक वंश या हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और सबसे अंत में जो लोधी वंश आया, ये हमने जानकारी मोटे तौर पर हासिल कर ली थी। आज की कहानी को मैं आगे बढ़ाऊँ उसके पहले प्लीज़ आप सब लोग इस चैनल को, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और वो लोग जो नीडी हैं, जो लोग चाहते हैं कि घर बैठे अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें, बिल्कुल एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ हिस्ट्री को समझ सकें, तो आप उन तक इन बातों को ज़रूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। राइट, वैसे एप्लीकेशन पर अपनी ये रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, काफ़ी इन्हांस है, वहाँ पे मैटर काफ़ी ब्रॉड करते हुए हम लोग चीज़ों को लेते हैं, वो एक अलग बात है। तो अपनी कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं हम कितना इस श्रृंखला को निकाल पाते हैं। तो 5 राजवंशों की इस कहानी में आपको ये बात याद रखने वाली बात है, जो अब तक हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, कि जो तराइन द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें मोहम्मद गोरी के हाथों निर्णायक हार हुई अजय मेरू के पृथ्वीराज तृतीय चौहान की। और इस तराइन द्वितीय युद्ध को हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध भी इसलिए कहा जाता है कि इसमें न केवल अजय मेरू के प्रभुत्व की स्थापना हुई, जो कि संपूर्ण नॉर्थ इंडिया के अंदर, संपूर्ण उत्तरी भारत के अंदर अपने राजपूत शासन की स्थापना का सपना संजोए हुए थे राजपूत या हिंदू। न केवल वो सपना चकनाचूर हुआ तुर्कों के द्वारा, मोहम्मद गोरी की फौज के द्वारा, बल्कि यहाँ पर हिंदुस्तान के प्रथम इस्लामिक साम्राज्य, जिसको हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, उसका भी यहाँ पर नींव रखी गई इसी युद्ध के दौरान। यद्यपि ये बात भी दीगर है, याद रखने वाली बात है कि 712-13 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब था, के द्वारा किया गया था, जिसने सिंध के ब्राह्मण शासक चच को जो दाहिर था, जो उसको परास्त किया था। चच के बाद दाहिर सिंध का, उसको परास्त किया था। राउर युद्ध के अंतर्गत वो चीज़ हुई थी और सिंध में ही पहली बार जब दाहिर को परास्त किया गया, उसकी एक रानी ने तो विवाह कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम के साथ और एक जौहर हो गया था, जो कि भारत के प्रथम ज्ञात जौहर की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, ये बात भी याद रखने वाली बात है कि जो वो अरब आक्रमण हुआ था, वहीं पर सिंध में पहली बार काफिरों पर या गैर मुस्लिमों पर, हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया जाता था, उसकी पहली जानकारी भी हमें इन्हीं मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर लगाए जाने की हमें प्राप्त होती है। अच्छा, अब हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लें तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि दिल्ली सल्तनत की पहली जो राजधानी थी वो दिल्ली नहीं थी, जो उसके नाम से है। दिल्ली इसलिए नाम रखा गया क्योंकि अपने 300 वर्ष के शासनकाल में एक अल्प अवधि को छोड़ दें, लाहौर को आप ले लीजिए, 4 साल तो लाहौर को ले लीजिए, 1 साल देवगिरी को ले लीजिए, और 1506 के अंतर्गत आते आते आगरा राजधानी बनी। तो मतलब ये आप यूँ समझ लीजिए कि 20, 22, 23 साल को छोड़ दे, तो चूंकि सत्ता के आकर्षण का केंद्र दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली ही रहा, राजधानी दिल्ली ही रहा इतनी लंबी अवधि में, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। और यह भारत का प्रथम इस्लामिक साम्राज्य था। एक बात और जहन में उठती है कि सर, जब आपने अभी कहा कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण सिंध पर हुआ, तो फिर उसको प्रथम इस्लामिक साम्राज्य क्यों नहीं कहा जाता है? तो याद रखिएगा, द फर्स्ट मुस्लिम कॉलोनी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय मोहम्मद बिन कासिम एंड ही वाज द अरब इन्वेडर, जिसने सिंध के दाहिर को परास्त किया था। लेकिन वो साम्राज्य की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि एक तो लंबी अवधि तक नहीं चल पाया, दूसरी बात सिंध से आगे वो कभी बढ़ नहीं पाए। तो भारत का जो प्रथम इस्लामिक साम्राज्य, जो इस्लामिक एम्पायर आता है, याद रखिएगा, वो हमारे सामने दिल्ली सल्तनत ही आता है, जिसकी स्थापना मोहम्मद गोरी के प्रयासों से हुई, जिसने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध को जीता। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि राजस्थान का निर्णायक युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़े गए सुमेलगिरी युद्ध को बोला जाता है, जिसमें शेरशाह सूरी के हाथों जो राठौड़ शासक था, हशमत वाला बादशाह, मारवाड़ का नरेश, रोबीला, रवाबदार व्यक्ति मालदेव राठौड़ साहब की हार हुई थी। चर्चा करेंगे उस पर अपन
बाद में। अभी जो मुद्दा है यहाँ पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी निकल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, 1206 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक उसका प्रमुख दास कुतुबुद्दीन ऐबक था। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी निसंतान व्यक्ति था, राइट। और उस मतलब निसंतान से मतलब बे औलाद व्यक्ति था, उसके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो कहा करता है कि भैया और सुल्तानों के 10, 20, 100 बच्चे होते होंगे, मेरे पास हजारों की संख्या में योग्य दास के रूप में मेरे पुत्र हैं, जो मेरे बाद मेरी मिल्कियत को, मेरे साम्राज्य को संभालेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, उसके 3 प्रमुख दास थे। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख स्लेव या दास थे या गुलाम थे। इनमें गजनी के अंदर था, याद रखना, ताजुद्दीन यल्दौज, इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। गजनी के अंदर ताजुद्दीन यल्दौज था, जबकि सिंध के अंदर दूसरा उसका मोहम्मद गोरी का दास था, जिसको हम कहते हैं नासिरुद्दीन कुबाचा। ठीक है साहब। यदि मैं शेष हिंदुस्तान के साम्राज्य की बात करूं तो हिंदुस्तान के जब साम्राज्य की बात आती है तो फिर हमें यहां पर यह बात याद रखनी पड़ेगी कि वहां पर सबसे योग्य दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, ये बात भी याद रखने वाली बात है कि इन तीनों के अंदर भी संप्रभुत्व को लेकर एक लंबा संघर्ष लंबी अवधि तक रहा। यद्यपि ताजुद्दीन यल्दौज को एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने परास्त कर दिया था, लेकिन वो लंबे समय तक उस आधिपत्य को नहीं रख पाया। ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा से हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत को मुक्ति दिलाने का, दिल्ली सल्तनत की वैधानिकता, संप्रभुता को वैधानिक दर्जा देने का जो महान कार्य था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, द एक्चुअल फाउंडर भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की मात्र दिमागी रूपरेखा बनाई थी, लेकिन उसे एक नीति, एक प्रशासन, एक सिक्का, एक शासन प्रणाली, राइट, उसको संप्रभुत्व, उसके संप्रभुत्व को वैधानिकता देने का कार्य चूंकि इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, इसीलिए इल्तुतमिश को एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। सो मैं दोबारा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस सीरीज के 2nd एपिसोड को लेते हुए। देखिएगा, इन 5 राजवंशों में जो अब तक हमने देख लिया, इन 5 राजवंशों में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाला जो शासनकाल रहा, सबसे लंबी अवधि तक जिस राजवंश का, दिल्ली सल्तनत के जिस वंश का शासनकाल रहा 94 ईयर्स तक, याद रखिएगा, उसका नाम है तुगलक वंश। 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन कार्य किया था, याद रखिएगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासन रहा वो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का रहा। यह भी याद रखने वाली बात है कि इसी तुगलक वंश के अंतिम शासक के काल में तैमूर का 1398 1398 एडी के अंतर्गत मध्यकालीन हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा, तैमूर का, तुगलक वंश के अंतिम शासक के काल में, जिसके काल में कहा जाता था पादशाही शाह आलम अज दहली ताप आलम। सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला वंश दिल्ली सल्तनत में जो रहा वो था खिलजी वंश, जिसने मात्र केवल 30 वर्ष तक ही शासन किया, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। यह भी याद रखिएगा, 1290 से 1320 ईस्वी तक, यानी कि कुल मिला के 30 वर्ष तक शासन करने वाला यह राजवंश था। तो सबसे लंबी अवधि तक शासन किया तुगलकों ने, 94 ईयर तक। सबसे कम अवधि तक 30 वर्ष तक शासन करने वाला जो राजवंश रहा वो रहा खिलजी राजवंश। यदि हम इनके अवरोही क्रम को देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर को देखें, यानी कि घटते हुए क्रम को देखें कि किसने राजवंश ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया, तो सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला जो राजवंश है, जो पहले नंबर पर है, वो है
तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, यानी कि कुल 94 वर्ष तक। उसके पश्चात आदि तुर्क वंश जिसने कुल 84 वर्ष तक शासन किया, जिसमें कि हम कुल 11 सुल्तानों का शासन देखते हैं। आदि तुर्क वंश, इसी में हमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, और इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक एवं संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, योग्य पुत्री थी, का शासन हम पाते हैं। तीसरे नंबर पर जिसने शासन किया लंबी अवधि तक वो है लोधी राजवंश। याद रखिएगा, कुल 76 वर्ष तक, 1450 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था सैयद खिज़र खान। कुतुबुद्दीन ऐबक और सैयद खिज़र खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सैयद खिज़र खान ने तो रैयत-ए-आला नामक उपाधि से ही अपना काम चलाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार जैसी उपाधियों से अपना काम चलाया था। चौथे नंबर पर जो वंश हमारे सामने आता है उसका नाम है सैयद वंश, जिसने कुल 36 वर्ष तक शासन किया, 1414 से 1450 ईस्वी तक। और पांचवें नंबर पर जिसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, क्योंकि कुल 5 वंशों ने ही शासन किया था, तो वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश जिसने मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन रहा किसका, खिलजियों का। ये बात भी याद रखिएगा। आइएगा अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस सीरीज में मैं जो माइक्रो एग्जाम ओरिएंटेड जो टारगेट फैक्ट्स होते हैं मैं उन्हें ही फोकस करूंगा। हाँ, उस प्रत्येक तथ्य का मैं गहरा विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। ये आपको यदि अच्छा लगे तो मैं बार बार जो कहता हूँ प्लीज़ कमेंट अवश्य किया करें। जो प्रथम विदेशी आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर हमें देखने को मिलता है वो मंगोल आक्रमण था। इल्तुतमिश के काल में 1221 ईस्वी में महान जो मंगोल खान था, जिसको आप चंगेज़ खान भी कहते हैं, इल्तुतमिश के काल में वो शासनकाल होता है। अब यहाँ पर इस तथ्य से भी हमें यह समझना होगा कि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया है। असल में चंगेज़ खान ईरान के ख्वारिज्म जो राजकुमार था, याद रखना, ईरान का जो ख्वारिज्म राजकुमार था जिसका नाम हमें प्राप्त होता है जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी, तो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आया। जलालुद्दीन मंगबरनी ने सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किया दिल्ली सल्तनत के अंदर। उस समय दिल्ली सल्तनत का कंटेम्प्रेरी जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। अभी अभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। दिल्ली सल्तनत का स्वरूप शिशु बेबी सल्तनत के रूप में है। उसके रिसोर्सेज, उसके संसाधन इतने प्रचुर नहीं थे, उसकी सामरिक ताकत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो मंगोल खान के हथौड़े जैसी भुजाओं और उनकी शमशीरों का सामना कर सकते थे। यकीन मानिएगा, यदि मंगोल नेता चंगेज़ खान ने भी सिंधु नदी पार करके दिल्ली सल्तनत पर यह प्रहार कर दिया होता तो ये अंतिम और निर्णायक प्रहार होता, और आज हमें इतिहास में दिल्ली सल्तनत का नामो निशान भी नहीं देखने को मिलता। ये ताकत थी मंगोल खान चंगेज़ खान की। लेकिन मुझे जितना लगता है कि इल्तुतमिश और मंगोल नेता चंगेज़ खान के बीच में किसी प्रकार का एक समझौता अवश्य हुआ होगा, जिसके तहत इल्तुतमिश ने कहा था कि मैं आपके दुश्मन ईरान के ख्वारिज्म शाह के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी को सहायता प्रोवाइड नहीं करूंगा, बशर्त आप हमारी सीमाओं का उल्लंघन ना करें। इस समझौते का पूरी मान मर्यादा का, प्रतिष्ठा का ख्याल रखा चंगेज़ खान ने, और यही इधर भी उस समझौते को उसी प्रकार से, उसी हाथ से, उसी वायदे से, उसी जुबान के साथ निभाया इल्तुतमिश के द्वारा। इस प्रकार से कूटनीतिक पहल के तहत, कूटनीतिक सूझबूझ और रणनीति के तहत इल्तुतमिश ने अपने शिशु सल्तनत को मंगोलों के कहर से बचाने में सफलता प्राप्त करी। चंगेज़ खान का जो देवीय कहर, जो प्रकोप बिजली के रूप में, आसमान फटने के रूप में जो सल्तनत पर गिरता, उससे इल्तुतमिश ने बचाया 1221 ईस्वी में, वरना अपने शिशुकाल में ही इस सल्तनत का अवसान हो जाता। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, तो ये जो पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ ये मंगोलों का था। चूंकि ये सल्तनत के अंदर तक नहीं हुआ, ये
दिल्ली तक नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल जो स्थापित किया था वो लाहौर में किया था, इल्तुतमिश उसे दिल्ली ले गया था। तो ये सिंधु नदी तक ही रहे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तक पहली बार जिसने विदेशी आक्रमण किया वो 1215 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रतिद्वंदी दिल्ली सल्तनत पर वैधानिक संप्रभुता, अपनी संप्रभुता का दावा ठोकने वाला गजनी का प्रशासक ताजुद्दीन यल्दौज था। जैसा कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले कहा कि ताजुद्दीन यल्दौज भी मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख योग्य दासों में से एक था। चूंकि गजनी के प्रशासक के शासन का भार ताजुद्दीन यल्दौज को मिला और ताजुद्दीन यल्दौज हमेशा इस मुगालते में जीता रहा कि मेरे मालिक गजनी ने मोहम्मद गोरी ने चूंकि हिंदुस्तान को जीता, अतः हिंदुस्तान की जो जागीर है वो मेरे अंडर आएगी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे अधिपति, मेरे सबॉर्डिनेट के रूप में शासन करे। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा था कि हम खुद मुख्तार हैं अपनी जागीरी प्रदेश का, अपनी इक्ता प्रदेश का, हम खुद रहबरदार हैं। वी डोंट नीड टू एनी सजेशन, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसी मति भ्रम का भी शिकार था कौन? नासिरुद्दीन कुबाचा। लेकिन इन दोनों की तुलना में नासिरुद्दीन कुबाचा जो सिंध का शासक था उसकी ताकत थोड़ी कमजोर थी, अतः वो इतने ताकत के साथ रोर या दहाड़ नहीं सकता था जितना कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बात को रख सकता था। बहरहाल कुतुबुद्दीन ऐबक निर्णायक चोट नहीं पहुंचा पाया ताजुद्दीन यल्दौज तक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 के अंदर घोड़े से गिरकर लाहौर में, जब वो पोलो खेल रहा था, और उसके बाद उसका अयोग्य बेटा आराम शाह, जैसा नाम वैसा काम, गद्दी पर बैठा, तो दिल्ली के अमीरों ने फिर बदायूं के जो अक्तादार के रूप में जो नियुक्त था उस जमाने में इल्तुतमिश, जिसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, उसे बुलाया। राइट, जूद के युद्ध मतलब उस युद्ध में परास्त किया गया आराम शाह को, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। तो ये जो अराजकता, ये जो अव्यवस्था फैली कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु से, इससे गजनी के प्रशासक ताजुद्दीन यल्दौज को लगा, जो मौके की ताक में बैठा हुआ था, घात लगाकर बैठा हुआ था, अवसर की तलाश में था, उसको लगा ये शानदार मौका है, ये शानदार मौका है अपने सपने को साकार करने का और एक मुट्ठी से जकड़ लेने का, हिंदुस्तान के साम्राज्य को गजनी में मिलाने का। वो हिंदुस्तान के अंदर तक दौड़ आए, जबकि दिल्ली की गद्दी पर आसीन है इल्तुतमिश। ये बात है 1215 ईस्वी की। आप यकीन नहीं मानेंगे, बुरी तरह से शिकस्त दी गई किसको? ताजुद्दीन यल्दौज को, तराइन के तृतीय युद्ध में। याद रखिएगा इस बात को, तराइन के तृतीय युद्ध में। आप लोग जानते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो लड़ा गया था 1191 में, 91 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी को करारी हार का सामना करना पड़ा था पृथ्वीराज तृतीय चौहान से। एक वर्ष पश्चात उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में तराइन की अपनी प्रथम हार को ब्याज सूद क्या होता उस समय चुका दिया था। 1215 ईस्वी में तराइन का एक और युद्ध लड़ा गया, जिसे तराइन का तृतीय युद्ध कहते हैं, और इसमें ताजुद्दीन यल्दौज गजनी के प्रशासक को दिल्ली के, हिंदुस्तान के साम्राज्य के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करारी शिकस्त दी गई, उसे बंदी बनाया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज यानी कि गजनी के द्वारा हिंदुस्तान की मिल्कियत पर जो संप्रभुता का दावा ठोका जाता था उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और दिल्ली सल्तनत की वैधानिकता पर अंतिम मुहर लगवाने वाला सुल्तान चूंकि इल्तुतमिश था, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अप्रोच मैं आपके सामने रख रहा हूँ निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगी। पुनः दोहरा रहा हूँ, यदि अच्छा लगे अपने मित्रों को भी बताइएगा और मुझे भी कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइएगा। सबसे घातक आक्रमण दिल्ली तक जिस विदेशी ने किया, जैसा मैंने अभी कहा कि जिस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, तुगलक राजवंश 94 ईयर्स तक, उसके अंतिम नरेश के काल में 1398 ईस्वी में तैमूर, जिसका वंशज बाबर था, बाबर की धमनियों में माता पिता की तरफ से आप लोग जानते हैं चंगेज खान और तैमूर का रक्त दौड़ रहा था, तो तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में अंतिम तुगलक सुल्तान के काल में, और यह आक्रमण सबसे घातक आक्रमण था। कहा जाता है कि इस आक्रमण के बाद इतनी लाशें
पाट दी गई थी, बिछा दी गई थी दिल्ली के अंदर कि 1 महीने तक मारे बदबू के किसी परिंदे ने पर नहीं मारा था। दिल्ली की आबो हवा में इतनी सड़ांध भर चुकी थी, कब्रिस्तान में लाश को दफनाने के लिए जगह तक शेष नहीं बची थी। और विदेशी आक्रमण, मैं तमाम विदेशी आक्रमणों की बात कर रहा हूँ, और आप या लोग याद रखिएगा, इस तरह के नोट्स आपको कंपाइल करके कोई नहीं दे रहा है। काफ़ी विस्तार से सारे नोट्स हम ई बुक के रूप में अपने एप्लीकेशन पर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं पेड कोर्सेज उनको प्रोवाइड करते हैं। ये एक सुविधा है जो आपको मिल रही है। कब तक जारी रहेगा मैं भी आपसे कोई यहाँ पर प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक झलक है, ये एक डेमो भी हो सकता है कि एप्लीकेशन पर किस प्रकार की क्लासेस, किस प्रकार के नोट्स आपको दिए जाते हैं। ये हमारे, याद रखिएगा, हम 3 तरह के नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। एक तो है ई बुक। ई बुक का मतलब है तमाम अच्छी अंग्रेजी और हिंदी पुस्तकों का सार, जिसके बाद आपको भारत की कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद एग्जाम से पहले हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को माइक्रो नोट्स, ई बुक का सार संक्षेप, और फिर एग्जाम से बिल्कुल ठीक कुछ दिन पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट नोट्स, जो आप फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स की व्याख्याएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो 1 लाइनर के रूप में आपके सामने आएंगे। आप सोचिएगा इस एप्लीकेशन पर या इस व्यक्ति के द्वारा किस लेवल की मेहनत आप लोगों के हाथों में आने वाली है। विदेशी आक्रमण जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को विदेशी आक्रमणकारी बाबर के 5वें आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की हार और मृत्यु से हुआ था। तो अंतिम जो सबसे जो घातक आक्रमण रहा, जिसने कि दिल्ली सल्तनत का ही अंत कर दिया, उसका डेक्लाइन या उसको डेस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया, वो आक्रमणकारी था बाबर, जिसमें तैमूर और चंगेज खान दोनों का रक्त बह रहा था। बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए थे। 5वां आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा जाता है, जिसमें दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत के एकमात्र उस सुल्तान के होने का सौभाग्य प्राप्त होता है जो रण क्षेत्र में अपने विरोधी से लड़ता हुआ मारा गया। इसके अलावा कोई दिल्ली का सुल्तान, अरे बाबा दिल्ली ही नहीं, संपूर्ण मध्यकाल में कोई नरेश, कोई सुल्तान, कोई बादशाह युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ नहीं मारा गया। आइए हम देखते हैं कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के दौरान राजधानियों का किस प्रकार परिवर्तन हुआ। जब मैंने ये एपिसोड आरंभ किया था तब थोड़ी सी झलक आपको उस बारे में दी थी मैंने डिटेल, लेकिन अब डिटेल से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये शॉर्ट नोट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ। ये वो तरीका है हमारे एप्लीकेशन पर जहाँ हम 3 तरह से नोट्स प्रोवाइड करके स्टूडेंट को अधिक से अधिक मेहनत से, और फिर हम बिल्कुल टारगेट एग्जाम ओरिएंटेड मेहनत की तरफ लेकर आते हैं, ताकि सबसे पहले आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गई, यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर यदि आप लगातार मेहनत करते हैं, डेली लाइव पोल में अच्छा स्कोर करते हैं, जो OMR आधारित MCQ टेस्ट होता है संडे टू संडे, उसमें आप और अच्छा परसेंटाइल लेकर आते हैं, अच्छा मार्किंग करते हैं, तो फिर यकीन मानिएगा आप अपने स्थान को सुनिश्चित करने के साथ साथ मेरिट की तरफ भी आगे बढ़ते हैं कि यस हम अवश्य कर सकते हैं, जग हम जीत सकते हैं। आइएगा देखिएगा, पहली बार जो राजधानी परिवर्तन हुआ, चूंकि मैंने कहा कि 1206 ईस्वी में जो राजधानी स्थापित की गई थी दिल्ली सल्तनत की, वो राजधानी थी असल में लाहौर। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी दिल्ली हरगिज नहीं थी। पहली बार जो राजधानी परिवर्तन हुआ वो 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा हुआ, जो राजधानी लाहौर से दिल्ली ले जाई गई। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। सबसे प्रसिद्ध जो राजधानी परिवर्तन हुआ वो 1326 ईस्वी में दिल्ली के पागल सुल्तान, जिसको धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है, याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का सबसे योग्य सुल्तान, सबसे सहिष्णु सुल्तान, सबसे उदार सुल्तान भी कहा गया है। इसको पागल सुल्तान भी कहा गया है, अंतर विरोधों का सुनियोजित मिश्रण भी कहा गया है, इसे धनवानों का राजकुमार भी कहा गया है। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को।
इसकी जो विचारधारा थी वही इस पर भारी पड़ी। अच्छा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए और दिल्ली सल्तनत का प्रथम विघटन भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में होता। आप सोचिए कितना अंतर विरोध इसके शासनकाल में रहा होगा। जब हम पढ़ेंगे, देखिए कब नंबर आता है यहाँ पर इस चैनल पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में जो अपनी 5 असफल योजनाओं का जब कार्य किया था, उनमें पहली जो योजना बड़ी चर्चित रही राजधानी परिवर्तन की, वो दौलताबाद राजधानी को लेकर गया। याद रखिएगा, दौलताबाद वॉज द चेंज्ड नेम ऑफ देवगिरी। देवगिरी सिचुएटेड इन कर्नाटका। कर्नाटक में देवगिरी को ही दौलताबाद बोला गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अच्छा, ये राजधानी परिवर्तन मात्र 1 वर्ष के लिए रहा, ओनली फॉर ईयर, और 27 ईडी में दोबारा वो अपने लवाजमे को दौलताबाद या देवगिरी से पुनः कहाँ पर लेकर आ गया? दिल्ली लेकर आ गया। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इस पूरी अवधि में दिल्ली प्रशासनिक केंद्र बना रहा, प्रशासनिक केंद्र, सामरिक केंद्र, छावनी बना रहा। दिल्ली कभी उजाड़ नहीं हुआ, दिल्ली हमेशा से आबाद था। याद रखिएगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे उचित जगह पर। क्लियर है? और इसके अलावा राजधानी बाद में, ये और मैं क्लियर कर दूं, यहीं पर मैं क्लियर कर दूं, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा, और 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी इस बात को याद रखिएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा, जो कि लोदी सुल्तान था। तो सिकंदर लोदी के द्वारा ये परिवर्तन हमारे सामने आता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है। अच्छा, कुछ और बातों को लीजिएगा, बड़ी रोचक बातें चूंकि आ रही हैं। एकमात्र सुल्तान जो कि युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ मारा गया, हमने कहा था इब्राहिम लोदी था, लेकिन एकमात्र सुल्तान जिसकी खेल के मैदान में घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चौगान नामक खेलते हुए घोड़े से गिरकर मरा था। एकमात्र सुल्तान जिसकी युद्ध के मैदान में मृत्यु हुई वो इब्राहिम लोदी था। ये बात भी याद करने वाली बात है। इब्राहिम लोदी, हमने कहा, बाबर का जो 5वां हिंदुस्तान पर आक्रमण था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, उस युद्ध में बाबर के हाथों लड़ता हुआ मारा गया, और इसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ दिल्ली सल्तनत का अंत करवाने का, इब्राहिम लोदी को। और फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी। प्रथम सुल्तान जिसने अदबी ढंग के सिक्के चलाए, और इसीलिए उस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि सिक्का प्रणाली से परिचित अरबी ढंग के जो करवाए गए, जो भारत में ही डाले गए, हिंदुस्तान में टकसाल के अंदर, वो इल्तुतमिश था। तो प्रथम सुल्तान जिसने अरबी ढंग के सिक्के चलाए वो इल्तुतमिश था, जिसने चांदी का टंका और तांबे के जीतल नामक सिक्के चलाए थे। याद रखना, चांदी का सिक्का टंका कहलाता था, और एक टंका का मूल्य 48 जीतल के बराबर था, एक टंका का मूल्य। तो चांदी का टंका और तांबे के जीतल चलाने का सौभाग्य का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी पुकारा जाता है। प्रथम सुल्तान जिसने इस्लामिक पद्धति पर आधारित हिंदुस्तान की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया, उस मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। राजस्थान की प्रथम मस्जिद, याद रखिएगा, राजस्थान की प्रथम मस्जिद जो थी वो कुव्वत उल इस्लाम से बहुत पहले थी, जिसको आप 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। तो फिर अब आपके मन में भैया ये बात आती है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर? जैसलमेर में। कि सर बड़ी अजीबोगरीब बात करी आपने। कहा जी भारत की प्रथम इस्लामिक पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम में जो दिल्ली में है ना, लेकिन इससे पहले अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कर दिया गया।
वो भी एक मुसलमान के द्वारा किया गया। फिर आप उसको क्यों नहीं प्रथम मस्जिद कह रहे हैं हिंदुस्तान की? हमने एक लाइन कही है, आप उस पर गौर करिएगा। यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड अटेंशन देने वाली बात होती है कि पूछा क्या जा रहा है। इस्लामिक पद्धति पर आधारित, जिसके अंदर क्योंकि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा था, तराइन का जब द्वितीय युद्ध तुर्कों ने अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय चाहमान को परास्त करके, चाहमानों का मान मर्दन करके, उन्हें पद दलित करके जब अजयमेरु पर अधिकार कर लिया, तो प्रसिद्ध चाहमान नरेश विग्रहराज चतुर्थ चौहान के द्वारा जो सरस्वती कंठाभरण नामक एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसको नष्ट जो बनाया गया था, उसको तोड़ा गया और उसकी ही सामग्री को, उसकी ही निर्माण सामग्री को, प्रस्तर सामग्री को, शिलाओं को, स्तंभों को काम में लिया गया और उसे ज्यों का त्यों मस्जिद में, उसमें कोई योगदान नहीं था। तो वो इस्लामिक पद्धति पर आधारित मस्जिद नहीं थी। इट वॉज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ राजस्थान। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो असल में सरस्वती एक विद्या का मंदिर था। यही वजह है कि फर्श से जो निर्माण सामग्री प्राप्त हुई इस झोंपड़े, 2.5 दिन के झोंपड़े से, क्योंकि इसका नामकरण पंजाब के प्रसिद्ध सूफी संत पीर शाह जो सूफी था कि 2.5 दिन के उर्स माने मेला भरने से इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोला गया है। ठीक है। अब साहब क्या होता है कि जो निर्माण सामग्री काम में ली गई, इन निर्माण सामग्री पर संस्कृत में उत्कीर्ण विग्रहराज चतुर्थ चौहान के द्वारा स्वलिखित नाटक हरिकेली और उसके साहित्यकार सोमदेव सूरी का ललित सागर नामक ललित जो एक नाटक था, वो भी यहीं से प्राप्त होता है। तो जो कुल मिलाकर जो मैं कहना चाहता हूं वो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो मस्जिद कन्वर्ट की गई, ये इस्लामिक पद्धति पर नहीं थी 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसलिए बाद में जाकर जो पहली मस्जिद हिंदुस्तान के एम्पायर के रूप में इस्टेब्लिश की गई दिल्ली में, चूंकि वो इस्लामिक पद्धति पर आधारित भारत की प्रथम पूर्ण मस्जिद मानी जाती है। और आज का एपिसोड का एंड करने से पहले और महत्वपूर्ण बात मैं एक और आपको दे दूं, ये बात भी है, उसके बाद फिर हम इस विश्लेषण का, इस सीरीज का तीसरा एपिसोड आपके सामने लेकर आएंगे, इस उम्मीद से कि आप लोग मुझे अवश्य अपनी भावनाओं से अवगत करवाओगे। भैया कमेंट कर लिया करो, कोई व्यक्ति यदि आपके लिए मेहनत कर रहा है और मैं पूरे उत्साह के साथ आता हूँ, तो यदि आप लोग क्लासेस देखते ही हो, भले ही 5 लोग ही देख रहे हो, तो लाइक भी कर लिया करो, कुछ नहीं बिगड़ता है, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है उस बात से। 3 सुल्तान ऐसे हैं संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जिन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं करी, याद रखिएगा। जनरली हम 2 पढ़ते हैं, लेकिन मैं 3 की बात कर रहा हूँ। ये 3 सुल्तान हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि मोहम्मद गोरी का दास था, चूंकि इस्लामिक पद्धति के अनुसार जिसको दास्ता से मुक्त नहीं किया जाता है वो सुल्तान नहीं बन सकता। लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ और बात कहने जा रहा हूँ। असल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार नामक 2 उपाधियों के साथ शासन किया। उसने मोहम्मद गोरी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कभी भी सुल्तान की स्वतंत्र उपाधि धारण नहीं करी थी। यद्यपि उसे दास्ता से मुक्त कर दिया गया था, एक स्वतंत्र शासक के रूप में उसे मान्यता भी मिल गई थी। असल में ऐबक अनौपचारिक रूप से 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था और बाद में उसको जो मोहम्मद गोरी का जो वैद्य उत्तराधिकारी था महमूद, उससे नियुक्ति पत्र भी मिल गया था। लेकिन चूंकि नियुक्ति पत्र बाद में मिला, तो अपने मालिक के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, उसके एक तरह से प्रशासक के तौर पर, उसके जीते हुए क्षेत्र के प्रबंधक के तौर पर शासन संभाला और मात्र मलिक और सिपह सालार की सामान्य उपाधियों से ही काम चलाया। नहीं, उसने अपने नाम के सिक्के प्रचलित किए। क्यों नहीं किए? जब आपने स्वतंत्र सुल्तान की हैसियत धारण ही नहीं करी, उपाधि ही नहीं ली, उस हैसियत से आपने शासन नहीं किया, तो आपने सिक्के नहीं चलाए। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई भी सिक्का आज तक हिंदुस्तान में प्राप्त नहीं हुआ है।
इसी प्रकार से याद रखिएगा, दौलत खां तुगलक वंश की समाप्ति के पश्चात, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, जनरली बात नहीं मिलेगी, 1414 ईस्वी में जब तुगलकों का अंत करके सैयदों ने शासन संभाला, सैयद खिज्र खां ने, तो उस बीच एक कुछ माह की अल्पावधि के लिए दौलत खां गद्दी पर बैठा था, जिससे कि सैयद खिज्र खां ने, जो तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में, पोते के प्रतिनिधि के रूप में हिंदुस्तान का शासक बना, तो खिज्र खां ने दौलत खां से शासन हथियाया था। इस दौलत खां ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। चूंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये माइक्रो नोट्स हैं, हम सविस्तार क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट हम अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पर। तीसरा जो सुल्तान है जिसने हिंदुस्तान का, जिसने कि स्वतंत्र सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, जैसा कि मैंने भी कहा, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, एक तुगलक वंश के बाद दौलत खां गद्दी पर बैठा, जिससे कि सैयदों ने सत्ता हथियाई, खिज्र खां ने। सैयद खिज्र खां ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, बल्कि वो रैयत ए आला की उपाधि ही, याद रखिएगा, से काम चलाता रहा। वो तैमूर के चतुर्थ पुत्र, भैया माफ़ करना, मैंने अभी पौत्र बोल गया था, पुत्र बोलने के बाद पौत्र, गलती से माफ़ करना। तैमूर का, जिसने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक की काल में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली की संपूर्ण सत्ता को दिल्ली के आसपास लाके गठरी ठठरी बांध दी थी उसकी, राइट ना। तो उस सैयद खिज्र खां ने भी तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन संभाला, उसको सम्मान देने के लिए, या उसके प्रकोप से बचने के लिए, उसके कोप भंजन से बचने के लिए, उसके गुस्से से बचने के लिए। अतः उसने भी, खिज्र खां ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की तमाम बातें आपको समझ में आ चुकी है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि यदि ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपनी इस बात को शेयर कीजिएगा, और कुछ ना कर सकें बटन करके, लाइक करके, बटन दबाकर कम से कम कमेंट जरूर किया करें। इतना ही लिख दें कि सर दूसरा वीडियो जल्दी लेकर आएँ, मुझे अच्छा लगेगा। इंतजार कीजिए तीसरे एपिसोड का, जो सीरीज चल रही है दिल्ली सल्तनत के तथ्यात्मक विश्लेषण की, उसमें थर्ड एपिसोड का जो अपकमिंग आना होगा। इस बीच में भी कि मैं दूसरे शॉर्ट वीडियोज भी बनाकर रोचक प्रसंगों के साथ अपलोड कर दूं। तब तक के लिए नमस्कार।